हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे साइंस इंस्टीट्यूट क्लासेज में। और आज की हमारी ईवीएस की क्लास है। ईवीएस की कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए, हमने 4 बार इंस्टीट्यूट क्वालिफाई किया, बस अपने से ही जो नोट्स हमने बनाए थे और इसी नोट्स से पढ़कर हमने भी 4 बार इंस्टीट्यूट को क्वालिफाई किया। तो हम जो भी ईवीएस के लिए, इससे पहले हमारी ईवीएस की क्वेश्चन बहुत सारी क्वेश्चन हो चुकी हैं और आज की हमारी 186वां क्वेश्चन चलने वाली हैं। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप सबका इंस्टीट्यूट बहुत आसानी से क्रैक हो। जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को, वो लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें ताकि आपका जैसे ही इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन निकले आपका क्वालिफाई हो जाए और क्रैक हो जाए। तो चलिए, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो देखिए, चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरचित करते समय आवश्यक रूप से किया जाता है। तो पहला है कि उदाहरणों सहित प्रमुख संप्रदायों की व्याख्या। बी, बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित या ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना। या सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश, प्रमुख संप्रदायों से संबंधित गतिविधियाँ एवं समाधान। तो देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन को आप इस तरीके कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें है कि पहला है कि बच्चों ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना। तो जो ये हमारा सी है, ये सबसे ये आसान लगता है, तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये सही होगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि बाकी भी ऑप्शन को पढ़ेंगे। सी तो ए बी सी में है, सब में है। उसके बाद है ये पढ़ते हैं कि उदाहरण सहित प्रमुख संप्रदायों की व्याख्या। हमें देखिए, बच्चों को व्याख्या नहीं देना है, व्याख्या नहीं। एनसीएफ 2005 हमारा कहता है कि बच्चों को व्याख्या नहीं देना है, ना रूट लर्निंग करना है, ना परिभाषा देना है। तो जहाँ पे ये व्याख्या है तो ये गलत है व्याख्या से। तो देखिए, पहला में भी ए है, तीसरा में भी ए है और ऑप्शन 4 में भी ए है। तो इस तरीके से हमारा जो 3 ऑप्शन है वो हमारा तीनों ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन बचा कौन, तो दो ऑप्शन है कि बी सी और डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है साधन जो परीक्षण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, सम्मिलित करते हैं, उससे क्या कहते हैं। वेदांत अभिलेख कहते हैं, या सैंपल कहते हैं, या कार्यपत्र कहते हैं, या पाठ्य पुस्तक कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे वृत्तांत अभिलेख कहा जाता है। इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, जो साधन होता है परीक्षण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्या ने चींटियों को एक मरे हुए कनखजूरे को ले जाते हुए देखा है। इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियाँ बहुत ताकतवर होती हैं और छोटी होने पर भी वे बड़े जानवरों को ले जा सकती हैं। तो इस सामान्यीकरण तक पहुंचने में अन्या द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल से किन कौशलों को सम्मिलित किया है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बार बार रिपीट होते हैं और इसी तरीके से आपको जो ईवीएस है वो पेडागोजी में आपको इसी क्वेश्चन को बस घुमा फिरा के करेगा। लेकिन बात उसका है कि यहाँ हुआ कि वो जो बच्ची हैं, जो आनिया है, वो क्या करे कि वो सोच रही है कि जो चींटियाँ होती है वो बहुत ताकतवर होती है और छोटी होने पर वो क्या करते हैं, बड़े जानवरों को ले जा सकते हैं। तो जो वो अपने जो जनरलाइजेशन किया, उन्होंने जो सामान्यीकरण तक पहुँचने में कौन सी पर्यावरण अध्ययन का अवलंबन किया। क्या वो अवलोकन की, या भविष्यवाणी की, या अनुमान लगाया, या प्रयोग किया, या निष्कर्ष निकाला। तो इस तरीके से जो भी मिलता है तो हम उसको पहले ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, उसमें है कि क्या अवलोकन की है। तो देखिए, वो तो पहले अवलोकन की है, तो ये हमारा सही है। उसके बाद क्या वो भविष्यवाणी की है। देखिए, वो भविष्यवाणी नहीं की है, वो तो देखी है, प्रत्यक्ष रूप से देखिए। तो बी हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। क्या वो अनुमान लगाई हैं। हाँ, वो अनुमान लगाई है क्योंकि वो चींटियाँ को देख रही थी। क्या उन्होंने प्रयोग किया, नहीं, वो प्रयोग नहीं की है। वो तो क्या वो प्रयोग नहीं की है। तो इसलिए जो ये टी है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या वो निष्कर्ष निकाली है। तो हाँ, वो निष्कर्ष निकाले है। तो जिसमें होगा ए सी देखिए किस में है, तो वो 4 ऑप्शन में है, ए सी ई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो
4 हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है। आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या कौन सी है? परिमाणात्मक आकलन, निदर्शनात्मक आकलन, या वनात्मक आकलन, या रचनात्मक आकलन। तो जो इसका विद्यालय आधारित आकलन कौन सा है, तो वो कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन है। ये क्वेश्चन ये बहुत ही रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। क्या है ये? रचनावादी है। क्या है ये? कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन है। इस तरीके से आपको ऐसा जहाँ भी रचनात्मक आकलन देखने को मिलता है वो सबसे अच्छी विधि होती है। उसके बाद है 191 क्वेश्चन कि दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सामान्य के रूप में प्रयोग किया जाता है और ब्रेल लिपि कितने पर आधारित है। तो देखिए ब्रेल लिपि से बार बार क्वेश्चन आया है। ब्रेल लिपि के लिए हमने बहुत अच्छी क्लास आप लोगों को करा चुके हैं। आप लोग उसको जाके आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि ब्रेल लिपि से आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ये कभी कभी ये ऑप्शन को कंफ्यूज कर देता है। कभी आप लोग 6 पे होता है कि 8 पे होता है, इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा देता है। तो जो ब्रेल लिपि है हमारे कितने पे होते हैं वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। और ये जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए ये ब्रेल लिपि है। उसके बाद है जो बावरी का अर्थ है, इसका क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जो सेहदार कुआं होता है उसी के लिए उसको क्या बोलते हैं? उसको बावरी बोला जाता है, यानी सेहदार कुएं को बावरी बोला जाता है। इसके बाद है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ता है, और वायु में नमी या जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, या बढ़ता है, या वायु में नमी जलवाष्प की मात्रा कम होती है। या तीसरा ऑप्शन है कि घटता है, वायु में नमी जलवाष्प की मात्रा कम होती है। तो ये हमारा ये क्या है? ये गलत है। क्या कहता है? वो घटता है और वायु में नमी जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? वो अधिक होती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को देखिए। इससे पहले ईवीएस की हमारी बहुत अच्छी क्लास हो चुकी है, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करके बताएं कि ये हमारी क्लास आप लोग को कैसे लगती है। एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों को साथ दिखा रही है। लहसुन के लिए वह दिखाती है। एक टीचर है, क्या करे? वो विभिन्न सब्जियों को खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही है। तो वो लहसुन को क्या दिखाएगी? वो लहसुन के लिए क्या बल्ब दिखाएगी, जड़ दिखाएगी, या बीज दिखाएगी, या राइजोम दिखाएगी? तो जो लहसुन होता है उसका क्या हो जाता है? उसका बल्ब हो जाएगा। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है? पेट्रोल और कच्चा तेल के लिए, या डीजल और पेट्रोल के लिए, या पेट्रोल डीजल और कच्चा तेल के लिए, या कच्चा तेल और डीजल के लिए? तो देखिए जो हमारा जो तेल किसके लिए होता है? वो पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल के लिए। तो ये फॉर आंसर इसका राइट है। उसके बाद निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का जुगल चुनिए। जो संघ शासित प्रदेश है उसका क्या करना है? उसके जोड़े को चुनना है। तो इसमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है, लक्षद्वीप, या चंडीगढ़, या दिल्ली और उत्तराखंड, लद्दाख और मिजोरम। तो जो ये है केंद्र शासित प्रदेश है, यानी संघ शासित प्रदेश से क्या है? ये लक्षद्वीप और चंडीगढ़ है। तो ये आप लोग देखिएगा, क्योंकि इसमें मिजोरम है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें उत्तराखंड है तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ये है नागालैंड, तो इसमें नहीं होगा, ये हो जाएगा लक्षद्वीप और चंडीगढ़। तो इस तरीके से आप लोग जो भारत के जो स्टेट है या केंद्र शासित प्रदेश है तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ जाइएगा, ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो। और यही 1-2 नंबर से आपका सीट जो है क्वालिफाई कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा का कथन जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है? जल विभाजक में तो भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण होता है। हाँ, तो ये सही है। व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है? नहीं, जल विभाजक में ये संभाला नहीं जा सकता है व्यक्तिगत स्तर पे। तो देखिए बी है ना, बी में ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें भी बी है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद योजना बनाने के लिए निधि कोष का निर्धारण होता है, ये भी सही है। जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन करना, तो जो ये इसका ऑप्शन है वो दूसरा हो जाएगा कि ए, सी और डी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देशित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों द्वारा विस्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारणीय विकास लक्ष्य, यानी सोशल डेवलपमेंट इसका धारणीय विकास लक्ष्य हो जाएगा। यानी उसके बाद है 199 क्वेश्चन है। इससे पहले हमारी बहुत सारी क्वेश्चन हो चुकी है और क्लास भी BS CTP के लिए बहुत पेपर 1 के लिए क्लास बहुत अच्छी हो चुकी है। तो आप सब उस क्लास को जाकर देखिए। उसके बाद आप लोग को किस सब्जेक्ट का चाहिए, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। सामाजिक विज्ञान में प्रवसन एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है। उत्प्रवासन मूलतः निम्नलिखित में से किससे निर्देशित करता है? तो एक देश से दूसरे देश में स्थान बदलना, एक शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र में स्थान बदलना, या एक देश से बाहर स्थान बदलना, या एक देश में अंदर स्थान बदलना। तो जो सामाजिक विज्ञान का जो ये परिप्रेक्षण है, तो ये क्या होता है, एक देश से बाहरी स्थान बदलना। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद 200 क्वेश्चन। तो देखिए हमने EVS का हमारा 200वां क्वेश्चन है। इस निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है हमारा बरगद का वृक्ष। उसके बाद चंगपा। चंगपा क्या है? चंगपा है ठंडे रेगिस्तान में निवास करने वाली एक जनजाति है, या पहाड़ पर निवास करने वाली एक जनजाति है, या पठार क्षेत्र में। तो ये जो होती है ये ठंडे रेगिस्तान में निवास करने वाली एक जनजाति है चंगपा। वहाँ के लोग क्या करते हैं, भेड़ पालते हैं। उसके बाद है भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष चंडीगढ़ यानी पंजाब की राजधानी और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। तो देखिए इसके लिए हम बहुत एक अच्छी क्लास भी आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि ये मैप वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग अपने मोबाइल पे जो आपका होम स्क्रीन है उस पर वॉलपेपर में आप लोग इंडिया का मैप उसको सेव कर ले, ताकि आप लोग जब देखें तो आप लोग का जो पूरे इंडिया का मैप है बस उसको सिर्फ आपको देखते रहना है। तो देखिए जो हमारा इंडिया है तो इंडिया का जो मैप होता है तो वहाँ पे आप सब उसको किस तरीके से उसको देखेंगे। तो देखिए जो इंडिया का मैप है, मान लीजिए कि यहाँ से इसको प्लस कीजिएगा, प्लस करके आप लोग यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे कौन सा स्थान है। जैसे देखिए यहाँ है कि पंजाब, तो पंजाब आप लोग को देखने को मिल रहा है कि इधर जम्मू कश्मीर है। इसके बाद यहाँ पे आपका पंजाब ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड जो है वो आपका देहरादून यानी उत्तराखंड। तो इस तरीके से आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन को देखिएगा कि दिशा क्रमशः है भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, यानी हमें कहाँ से देखना है, तो हमें दिल्ली से देखना है। तो आप लोग इसके लिए आप लोग के लिए हम बहुत अच्छी एक मैप की क्लास लाएंगे, सिर्फ मैप वाले क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसमें लिखने में और हमको बनाने में इसमें दिक्कत हो जाती है। तो चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में। और ये है उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड इधर होता है आपको। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देता है। तो दुरुपयोग करने का लिंग या वे जिस क्षेत्र के रहने वाले तंबाकू उगाया जाता है या अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग या उपयोग। तो यही सही होगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही है कि जो महत्वपूर्ण कारक है पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान कौन करता है, तो अन्य परिवार के सदस्य द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग या उसका उपयोग। उसके बाद है एक स्थान जहाँ चंगपा अपनी भेड़ बकरियों को रखते हैं वो क्या कहलाता है। तो वो हमारा जहाँ पे चंगपा जनजाति के लोग होते हैं वो अपने भेड़ बकरियों को रखते हैं, उसे हम लेखा कहते हैं। चंगपा के लिए बहुत अच्छी हमारी ये क्लास हो चुकी है। हर चैप्टर वाइज हमने क्लास करा चुके हैं। इससे पहले आप लोग जैसे ही उस सेशन को अटेंड कीजिएगा आपके सारे के सारे क्वेश्चन ये सही होते जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं। विषय वस्तु संचारक या अधिगम सहयोगिता। उसके बाद है अधिगमकर्ता या व्यवहार रूपांतरकर्ता या विषय वस्तु संचारक। तो इसमें अब हमारा ऑप्शन है ए और बी, दूसरा है ए और ई, तीसरा है बी और सी और चौथा है बी और टी।
तो हमें अब इन चारों ऑप्शन में इनको सही देखना है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है कि कौन से पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषता की व्याख्या करता है। तो इसमें देखिए पहला है विषय वस्तु संचालक, नहीं क्या होता है शिक्षक क्या अधिगम सहजकर्ता, यानी अधिगम सहजकर्ता, यानी ये हमारा बी है। एक तो ये हमारा सही होगा। उसके बाद है स अधिगम करता, तो हाँ ये भी सही है। तो बी और सी किस में है, तो ये बी और सी हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद है ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में वज्र समूह का दायित्व क्या होता है। तो इसमें ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव पर नियंत्रण रखना, या ईवीएस संपादन के लक्ष्यों का आकलन करना, नहीं ये भी नहीं है। उसके बाद छोटे समूह में कार्यों को पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना, हाँ ये सही है। विषयों की अरुचि कम करना, नहीं। हमारे पास सबसे बेहतर ऑप्शन है 3, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। उसके बाद है जंगल भ्रमण के दौरान सीमा ने एक चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा और सीमा ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि वो उसके बगीचे के लिए उस पौधे को उखाड़े। अध्यापक ने उत्तर दिया कि हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, यह एक दुर्लभ पौधा है और अगर सभी विद्यार्थी जंगल से पौधे को तोड़ने लगे तो इसकी जो प्रजाति है क्या हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। तो अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, तो आपके साथ ऐसा बच्चा कर दिया, तो आप उस बच्चे को कह रहे हैं कि यह सुंदर फूल है और पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अगर हर विद्यार्थी ऐसे पौधे को तोड़ने लगे तो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो उसमें आप उस बच्चे के अंदर किस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं, यानी मानव पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास कर रहे हैं, या मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाले पर्यावरण समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास कर रहे हैं, या मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने के जागरूकता का विकास, या पर्यावरण समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी का बोध का विकास करा रहे हैं। तो देखिए मानव और पर्यावरण के संबंधों की जागरूकता का विकास, तो उसमें आप जागरूकता का विकास कर रहे हैं, तो ये सही है। मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरण समस्या के बारे में जागरूकता, हाँ जागरूकता भी हो रही है। उसके बाद है सी और डी में देखिए ए भी तो सही है। उसके बाद है मानव प्रजाति का अस्तित्व के लिए, हाँ तो ये भी, इसमें भी बच्चे की क्या हो रही है, जागरूकता हो रही है। तो जिसमें ए बी सी सही है, तो यानी ए बी सी हमारे पहले ऑप्शन में ही सही है, तो ए और बी सी हमारा तीनों सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला ही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी चिन्हित पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है। साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि, या समस्या समाधान विधि, या प्रश्नोत्तरी विधि। तो देखिए ये है जो प्रॉब्लम सॉल्वर जो विधि है, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर मेथड, यानी सबसे ये क्या है, सबसे उपयुक्त विधि है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहते हैं। इसके लिए रेवती को किन साधनों का उपयोग करना चाहिए। क्या बीज को लगाने के बारे में, मतलब बीज को लगाने में वो शिक्षित करना चाह रहे हैं, तो उसमें के लिए क्या होगा, सामुदायिक संसाधन विधि, हाँ तो वो क्या करे, वो समुदाय यानी समाज में, तो ये सामुदायिक संसाधन विधि हो जाएगा, यानी सामुदायिक संसाधन। उसके बाद है ईवीएस कक्षा में छात्रों को बहुत सारे प्रश्न पूछने से क्या होता है। छात्र पढ़ाई को बेहतर समझते हैं और देख लेते हैं, छात्र कार्य में लगे रहते हैं और अनुशासन में सुधार होता है। नहीं, बच्चों को अनुशासन में सुधार नहीं करना है। छात्र को विषय का महत्व नहीं, ये भी नहीं होता, बीच भेद करना ही नहीं है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि बेहतर समझने में इसको मदद करती है। जो देखिए हमारा इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि हमें बेहतर से बेहतर ऑप्शन खोजना होता है, तो आप लोग सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए, जो समझ गया उनका इंस्टीट्यूट निकल सकता है, तो बस आप लोग को अंदर वो समझ आनी चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वामी नदी के पास रहता है, भारी बारिश की वजह से पानी की जो पाइपलाइन है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और पेयजल जो होता है आपूर्ति बाधित हो जाती है। स्वामी के पिता पानी का केंद्र खरीदते हैं। उसके बाद स्वामी अपने पिता से पूछता है कि जब हमारे पास
पास की नदी में इतना पानी बह रहा है तो हम पानी केन क्यों खरीदना पड़ता है? स्वामी के पिता को क्या करना चाहिए? कोई बच्चा है, मान लीजिए जो पानी की जो पाइपलाइन है वो ख़राब हो जाती है तो वो पानी पीने योग्य नहीं होता है, तो अपने स्वामी क्या करता है, अपने पिता से पूछता है कि नदी में इतने पानी बह रहा है तो हम पानी का केन क्यों खरीदना पड़ता है? तो स्वामी से कहना चाहिए कि बारिश के मौसम में पानी प्रदूषित हो जाता है और ऐसा पानी पीने से सुरक्षित नहीं है। या स्वामी से कहना चाहिए कि नदी के पानी में जीवाणु, विषाणु, अन्य परजीवी हो सकते हैं और बीमारी हो सकती है। या स्वामी से कहना चाहिए कि पानी के केन में रखे पानी को उपचारित करके स्वच्छ बनाया जा सकता है। या स्वामी से कहना चाहिए कि वो नदी और पानी के केन में रखे पानी को गिलास में रख कर अवलोकन करके अंतर लिखे। हाँ, जब वो अवलोकन करके जब वो अंतर लिखेगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। उसके बाद है प्रभावी विचार विमर्श। प्रभावी विचार विमर्श क्या होता है? मूल विषय से हट जाना नहीं, सहभागिता को प्रोत्साहित करना, आलोचना शामिल करना नहीं, सर्वोत्तम दृष्टिकोण के पहचाने में नहीं। क्या होता है उसमें? सहभागिता को प्रोत्साहित करना। जहाँ पे सहभागिता रहेगा, जहाँ पे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, वो हमारी सबसे बेहतर ऑप्शन है हो सकते हैं। और यही शिफ्ट का नियम है और वही ऑप्शन हमारे सही भी होते हैं। उसके बाद है कक्षा 5 ने विद्यालय उद्यान में कुछ पौधे लगाने की योजना बनाई। ट्रेसी ने सुझाव दिया कि लड़कों को गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकलना चाहिए और लड़कियों को पौधे को पानी देगी। कुछ ने इसका विरोध करते हुए कहा कि लड़कियां गड्ढे क्यों नहीं खोद सकती हैं? कक्षा अध्यापक को इस मुद्दे से कैसे संबंधित करना चाहिए? मान लीजिए कि आप टीचर हैं और आपका बच्चा इस तरीके से आपके विद्यालय में ऐसी चीज़ें आ गई तो आप उसको क्या करेंगे? बच्चों को कहना चाहिए कि ट्रेसी सही करें क्योंकि लड़के लड़कियों से शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। देखिए, यही जेंडर बायस से बचना है हमें। बच्चे में दोनों को समान शिक्षा देना है। जो हमारा समावेशी शिक्षा है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो क्या कहता है कि चाहे बॉय हो चाहे गर्ल्स हो, वो दोनों को समान शिक्षा देना है। समान उससे भेदभाव करना ही नहीं है, दोनों को बराबर नज़रों से देखनी है। तो देखिए, बच्चों को कहना चाहिए कि लड़के लड़कों से ज़्यादा ध्यान रखते हैं इसलिए उन्हें पौधे को पानी नहीं देना चाहिए। या बच्चों से कहना चाहिए कि वो अपने पसंद के अनुसार पौधे लगाने में अपनी भूमिका चुन सकते हैं। या बच्चों से कहना चाहिए कि वो इस पर चर्चा करें कि लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों सोचते हैं। तो देखिए, इसमें हम किस तरीके से अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चों को कहना चाहिए कि ट्रेसी सही करिए, लड़के लड़कियां से शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप की यहाँ पे आ गई बात, यानी कोई किसी एक को दिखा रहा है कि कोई एक कमज़ोर है तो वो हमारा जेंडर बायस हो जाएगा। बच्चों को कहना चाहिए कि लड़के लड़कों से ज़्यादा ध्यान रखते हैं, नहीं, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी किसी एक तरफ टीचर झुक रहा है, तो किसी एक तरफ नहीं झुकना है। बच्चों से कहना चाहिए कि अपने पसंद के अनुसार पौधे लगाने में उनकी भूमिका चुन सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों से कहना चाहिए कि उस पर चर्चा करें। तो सबसे बेहतर है क्या है, हमारा 4 है कि बच्चों को कहना चाहिए कि वो आपस में चर्चा करें और लड़कों को क्या करना चाहिए, वो ऐसा क्यों सोचते हैं। तो ये इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद है निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध है। किसी छात्र के शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों से या आकलन में नियमितता या सीखने की समस्याओं की पहचान में या सह पाठ्यगामी क्रियाओं का मूल्यांकन में। तो जो निरंतर एवं व्यापक जो मूल्यांकन है वो किसी छात्र के शैक्षिक तथा जो गैर शैक्षिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों में होता है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल है? तथ्यों की सूची बनाना, सवाल उठाना, परिकल्पना बनाए, परीक्षण करना, अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना, या संवाद या अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष में परिवर्तन या आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो देखिए, सवाल उठाना सही है, पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल है। तथ्यों की सूची बनाना, यहाँ पे आप सूची नहीं बना सकते हैं, सूची नहीं बनाना है। तो देखिए, जब हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया तो देखिए यहाँ पे भी है, दूसरा में ए है तो ये गलत हो जाएगा, 4 में भी ए है तो ये भी गलत हो जाएगा, 3 में ए है तो ये भी गलत हो जाएगा।
तो हमारे पास बच गया कौन, जो हमारा बच गया हमारा वही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने समय को बचा सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन के आंसर तक सही जा सकते हैं। तो इससे पहले हम बता चुके हैं कि आपको कैसे इंस्टीट्यूट क्वालिफाई करना है, कैसे क्या करना है हमने, तो वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उसमें निगेटिव पॉजिटिव के बारे में बहुत अच्छे से बताए हैं, वही नियम हम भी अप्लाई किए और वह मेरा भी 4 बार क्वालिफाई हुआ। वो भी वीडियो है हमारे इसी चैनल पे हैं, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तो देखिए ईवीएस के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, महंगी होनी चाहिए? नहीं, महंगी नहीं होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा स्वयं बनाई जानी चाहिए? नहीं, छात्र केंद्रित होना चाहिए। जहाँ पे छात्र केंद्रित, हमारा वही ऑप्शन सही हो गया। तो इसका आंसर तीसरा ही सही है। उसके बाद है अध्यापक ने विद्यार्थियों को बीज से पौधे कैसे उगते हैं पढ़ाने के लिए बीज लाने को कहा। सुहा और तारा अलग अलग आकार के सरसों के बीज लाई। सुहा के बीज तारा के बीज से बड़े आकार के थे। अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा कि कौन से बीज बड़े आकार के पौधे बनाएंगे। तब विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त होगी। कोई 2 बच्चा गया है, 2 बच्चा एक छोटा पौधा लाया है, एक बड़ा लाया है। तो टीचर बोले कि किनका जो है पौधे का आकार वो बड़ा होगा। तो इसमें देखिए बड़े आकार के बीज के बड़े पौधे उगेंगे। जो बड़े आकार का जो बीज होता है क्या उसके बड़े पौधे उगेंगे? नहीं। छोटे आकार के बीज के छोटे? नहीं। बड़े और छोटे आकार के बीज से एक जैसे आकार के पौधे उगेंगे? नहीं, एक जैसे नहीं। बीजों को बो कर देखना पड़ेगा कि कौन से बीज से बड़े पौधे उगेंगे। हाँ, तो सबसे बेहतर हमारे पास कौन सा है? 4 हैं। यानी यहाँ पे वो बच्चा ऑब्जर्व करके देखेगा। जब तक से बच्चा ऑब्जर्व नहीं करेगा, करके नहीं सीखेगा, तब तक से वो बेहतर तरीके से वो नहीं सीख सकता। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व। प्रयोगात्मक कार्य के निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होना चाहिए? नहीं। जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है या सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को बढ़ावा देना? नहीं, शिक्षक की भूमिका को बढ़ावा नहीं देना। छात्र के भावात्मक क्षेत्र को बढ़ावा देना? नहीं, भावात्मक को भी नहीं, सिर्फ भावात्मक को नहीं दे सकते हैं, उसको लंबे समय तक जानकारी जो है बनाए रखने में सहायक होना, ये सबसे बेहतर है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद है सवाना वर्गीकरण पढ़ाने के लिए गतिविधि संचालित कर रही थी। सवाना कोई टीचर है, वो वर्गीकरण पढ़ा रही है, क्लासिफिकेशन, यानी कुछ अपने विद्यार्थियों को वस्तुओं को विभिन्न समूहों में रखने को कहा। रिधि ने चाकू और सेव को एक समूह में रखा। क्या कि रिधि ने चाकू और सेव को एक समूह में, तो सवाना क्या चाहती है? तो रिधि से कहना चाहिए कि चाकू धातु है और अन्य धातु के साथ रखना चाहिए? नहीं। रिधि से कहना चाहिए कि सब फल हैं और अन्य फलों के साथ, सभी फल हैं और अन्य फलों के साथ रखना चाहिए? नहीं। रिधि से कहना चाहिए कि चाकू और सेव को एक साथ समूह में रखा, जो गलत है? नहीं, उसको गलत भी नहीं कहना है, हमें बच्चों को गलत कहना ही नहीं है। रिधि से कहना चाहिए कि वो समझाए कि उनके चाकू और सेव को एक समूह में क्यों रखा। हाँ, वो समझाए। हो सकता है उसके अपने कुछ थॉट है कि चाकू से जो फल है उसको काटा जाएगा, सेव जो है उसको काटा जाएगा। तो ये ऑप्शन 4 है, क्योंकि बच्चा ही सही है। उसके बाद है जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष हैं उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल यह सापेक्ष होता है। पृथ्वी गोल है, वास्तव में हम भारत के लोग हैं, और किस देश के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में इतनी बार आया है, इतनी बार कि आपको इसको बता नहीं सकते हैं कि कितनी बार आया है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। सेम आता है, बस इसको सिर्फ आपको इसको घुमाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये भारत के नीचे यानी भारत के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना, यानी ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए तो इस दौरान देखा गया था। तो ये हिंद महासागर के सुनामी में 2004 में, या जो गुजरात का भूकंप 2001 में आया था, या कश्मीर के बाद 2014, या केदारनाथ का भूस्खलन। तो देखिए जो हिंद महासागर की जो सुनामी आई थी 2004 में,
तो वो क्या किए थे, पशुओं ने अनियमित व्यवहार किए थे। तो आदिवासियों इससे क्या कहते हैं, वो समझ जाते थे कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ पक्षी, कुछ जानवर, कुछ अलग तरीके के क्या कहते हैं वो आवाज़ निकालते हैं। तो उस समय भी ऐसा हुआ ही था। उसके बाद है उष्मा द्वीप क्या है। द्वीपीय के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है, नहीं। वह द्वीपीय जिस पे व्यावसायिक गतिविधियाँ होती हैं, नहीं। वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। हाँ, जो अधिक गर्म है अपने से, तो वही ना है, वह हमारी उष्मा द्वीपीय। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है। तो देखिए, बढ़ते हुए क्रम में ना, तो आपको विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल, तो सबसे पहला आंसर ही सही हो जाएगा। पहले वो होता है वायरस होता है, उसके बाद बैक्टीरिया होता है, उसके बाद आपका कवक और शैवाल। तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सा कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा आपका पिक्चर पौधा होता है, याद रखिएगा। जो पिक्चर प्लांट होता है वो होता है कीटभक्षी पौधा होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से देखिए, हु तू कनम मलेश्वरी है, ये क्या है। ये कनम मलेश्वरी क्या है। कनम मलेश्वरी एक भार तोलक होते हैं। कनम मलेश्वरी का भी एक क्लास है, उसको बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, एक भार तोलक है कनम मलेश्वरी। आप रेलवे स्टेशन पे हैं, तो ये इसके लिए चलिए इसको स्किप करते हैं। बाघ से आता है क्वेश्चन। बाघ के लिए हमने एक बहुत अच्छी क्लास आप लोग को हमारे चैनल, इसी चैनल पे है साइंस इंस्टीट्यूट, उस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। बाघ के बारे में सभी सही तथ्यों को पहचानिए। बाघ से क्वेश्चन आता है कि जो बाघ की मूछें होती हैं उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार ढूंढने में मदद करती है। हाँ, ये सही है। बाघों के कान अलग अलग दिशाओं में हिल सकते हैं। हाँ, ये भी सही है। बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। हाँ, ये भी सही है। बाघ अपने क्षेत्र को अनेक किलोमीटर का दायरा होता है और पेशाब से अंकित करता है। तो ये भी सही है। 5 किलोमीटर शायद गलत है, ये शायद 3 किलोमीटर होता है। तो सी हमारा गलत है। तो देखिए इसमें है पहला सही है, बाघ मूछ से अंधेरे में गति या शिकार कर लेता है। उसके बाद है कि बाघ के जो कान होते हैं अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। और डी हो रहे हैं क्या, अपने किलोमीटर का दायरा होता है और वो क्या करता है, अपने मल मूत्र से वो अपना अंकित करता है। तो जो ए बी और डी, ए बी डी किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गोलकुंडा किले का निर्माण किसने कराया था। तो इसका निर्माण कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा किया गया था। ये आपको कितना बार ये आया है, गोलकुंडा जो किला है किसने निर्माण करवाया, वो कुतुब शाही सुल्तान द्वारा किया गया था। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। यही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इससे आपका शिफ्ट क्रैक हो जाएगा। बस आप लोग ईवीएस के इतने मॉक टेस्ट लगाइए, बाकी आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है। तो देखिए, धान, मक्का, सोयाबीन, गेहूँ। तो धान है, मक्का है, सोयाबीन है, ये तीनों हमारा क्या है, खरीफ फसल है। लेकिन गेहूँ हमारा क्या है, वो रबी फसल है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। उसके बाद है कौन से पशुओं का सही क्रम है। सही क्रम, बिल्ली 10 घंटे सोती है, नहीं। अजगर 12 घंटे सोता है, नहीं। जिराफ 6 घंटे सोता है, नहीं। गाय 4 घंटे सोती है, ये सही है। अजगर 18 घंटे सोते हैं। उसके बाद चलिए आज के लिए इतना ही क्लास। तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और आप लोग फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कीजिएगा। और आप लोग जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे सही करने की प्रैक्टिस कीजिए और आपका इंस्टीट्यूट क्वालिफाई ज़रूर होगा। और जो इसका नोटिफिकेशन है कभी भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा।